मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के डिस्ट्रिक्ट सेंटर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः आपके सामने एक वीडियो के साथ हाजिर हूं। जैसा कि कल मैंने पिछले वीडियो में परक्यूजिट बताए थे, परक्यूजिट क्या है ये बताया था, और उसमें एक परक्यूजिट जो सबके लिए टैक्सेबल है वो था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस अनफर्निश्ड। अब आप कहेंगे अनफर्निश्ड और फर्निश्ड दो तरह के मकान होते हैं। कल मैंने बताया था सुसज्जित और असुसज्जित। तो कल मैंने आपको जो भी बताया था वो सुसज्जित मकान असुसज्जित मकान की वैल्यू बताई थी कैसे निकालें। लेकिन अब सुसज्जित मकान की वैल्यू उसमें भी सेम यही स्टेप होंगे, यानी पहले हम क्या निकालेंगे, असुसज्जित मकान की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद अब सुसज्जित मकान और असुसज्जित मकान में अंतर क्या होता है कल मैंने आपको बताया था। कल मैंने बताया था कि सुसज्जित मकान में फर्नीचर लगा हुआ होता है और असुसज्जित मकान में फर्नीचर नहीं लगा होता है। लेकिन जब फर्नीचर नहीं लगा होता है तो उसकी वैल्यू नहीं लगाते, लेकिन सुसज्जित मकान जब होता है तो हम उसकी वैल्यू लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस फर्निश्ड सुसज्जित। तो सबसे पहले किसी तरह का कोई भी वैल्यू निकलेगी वो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। जो भी निकल के आएगी उसमें प्लस 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। जो भी होगा तो ये हमारा टोटल निकल आएगा, टोटल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ये टोटल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकल आएगी। लेकिन होता क्या है, जब मकान नियोक्ता या गवर्नमेंट अपने कर्मचारी को देती है तो उससे कुछ ना कुछ उसके वेतन से काटती है। अब आप कहें क्यों काटती है? वो इसलिए काटती है, हर आदमी चाहता है मुझे फायदा हो। अगर वही मकान 5,000 रुपये महीने का किराए पे मिलता और कंपनी हमें 1,000 रुपये हमारी सैलरी से काट कर हमें ये मकान दे रही है, तो चूंकि हमें 1,000 रुपया मेरा कटेगा तो मुझे सोचना पड़ेगा मकान लूं या ना। अगर मेरे पास रहने की व्यवस्था है तो मैं इस मकान को लेना पसंद नहीं करूंगा। वहीं पर दो चीजें आ जाती हैं कि अगर कुछ ना ले तो कोई आदमी कुछ नहीं, हम अपना भैया ताला लगा देंगे, हम अपना किराए पे उठा देंगे, तो इस तरह से हम उसमें पहुंच जाएंगे, अपना वाला किराए पे उठा देंगे। तो फ्री का व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे फ्री का मिल जाए। एक कहावत हिंदी में है कि फ्री का चंदन घिस घिस मेरे नंदन। तो हर आदमी चाहता है कि हमें फायदा अगर 2 रुपए का हो रहा है तो तुरंत कर लें। लेकिन इसमें इसीलिए कंपनी क्या करती है कि कर्मचारी के वेतन से कुछ रुपया काटती है, तो जितना रुपया काटेगी उसका उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहां करेंगे लेस पेड बाई एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय ने दिया, जैसे सपोज करो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हमारी निकल के आ गई 15,000 और उसमें 20,000 रुपए का फर्नीचर लगा है, तो 10% कितने का, 20,000 का, कितना हो गया 2,000। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कितनी हो गई 17,000। और सपोज करो 500 रुपए महीने काटा उसने, तो साल में 12×5=60, 6,000 रुपए उसकी सैलरी से डिडक्ट हो गया, तो हमारा 11,000 रुपया जो होगा, 11,000 हमारा जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो इस तरह से हम दोनों तरह के मकान की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे वो फर्निश्ड हो चाहे अनफर्निश्ड हो, और ये जो वैल्यू होगी वो आपके सैलरी में जोड़ी जाएगी। ठीक है, बाकी सेम वही सिस्टम होता है जो कि अनफर्निश्ड में होता है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट और अवशिष्ट दो तरह के कर्मचारी हुआ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि विशिष्ट कर्मचारी कौन से होते हैं, अविशिष्ट कौन से होते हैं, यानी साधारण कौन से होते हैं। ऐसे कर्मचारी जो कुछ शर्तें दी गई हैं हमारे भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 सब सेक्शन 2 पैरा 3 में, यानी भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 17 उपधारा 2 और पैरा 3 में क्या दिया गया है कि कोई सी 3 शर्तें दी हैं, उनमें से कोई एक शर्त पूरी करता हो वो विशिष्ट कर्मचारी होता है। अब कौन कौन सी हैं 3 शर्तें, वो आप सुन लें। पहली शर्त है कि कर्मचारी जो नियोक्ता कंपनी का संचालक यानी डायरेक्टर हो। ठीक, दूसरी शर्त कौन सी है, कर्मचारी जिसके पास नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% 20% मताधिकार वाले युक्ति शेयर यानी समता अंश। मैं आपको अंश भी बताऊंगा अगले उसमें, जब मैं 3rd ईयर का कोर्स पढ़ाऊंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अंश क्या होते हैं। अंश वैसे मैं आज शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं, अंश कंपनी की पूंजी का एक छोटा छोटा हिस्सा होते हैं, क्योंकि कंपनी को बहुत लार्जेस्ट कैपिटल चाहिए होती है, बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है, जो एक आदमी देने में सक्षम नहीं होता है, लगाने में, या 2 4 6 आदमी लगाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में, उन्हीं हिस्सों में बांट देती है, उन्हीं हिस्सों को हम अंश या शेयर कहते हैं। यानी जो उसकी कैपिटल है, कंपनी की पूंजी है, उसका 20% अगर समतांश अगर उसके पास है कर्मचारी के पास, तो विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आता। अथवा जिस कर्मचारी का करयोग वेतन कितना, करयोग वेतन 50,000 रुपए से अधिक हो सालाना। अब मौद्रिक वेतन में क्या क्या जोड़ा जाता है, आप कहेंगे वेतन तो 50,000 बता दिया, पर जोड़ा क्या क्या जाएगा इसमें करयोग भत्ते जोड़े जाएंगे, कमीशन जोड़ा जाएगा, और अन्य भुगतान जो भी मुद्रा में किए जाते हैं सभी जोड़े जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मौद्रिक वेतन। लेकिन धारा 16 में मैंने आपको पहले बताया था कटौतियां, जिसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती बताई थी धारा 16(2) में। तो वो कटौती काटने के बाद वो उसका रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है। दूसरा, यदि कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति के कई नियोक्ता होते हैं, पार्ट टाइम जॉब करता है, जैसे कोई अध्यापक है 2 घंटे इस कॉलेज में पढ़ा रहा है, 2 घंटे उस कॉलेज में पढ़ा रहा है, या 2 घंटे तीसरे में पढ़ा रहा है, ऐसे अकाउंटेंट वगैरह बहुत से सर्विसेज ऐसी होती हैं जो पार्ट टाइम जॉब होते हैं। तो उसमें एक से अधिक नियोक्ता होते हैं। तो जब एक से अधिक एम्प्लॉयर होंगे तो सबकी जोड़कर सैलरी 50,000 रुपए से अधिक। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 आया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ
स्वतंत्रता के बाद ये महसूस किया गया कि हमारे कर्मचारी जो लेबर है, कर्मचारी हैं, लेबर हैं, क्लास के हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास उनको कोई हम सुविधाएं उपलब्ध अलग से नहीं करा पाते। उनकी सुख सुविधाओं को, उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। और ये भारतीय जो कारखाना अधिनियम 1948 बनाया, इसमें क्या है कि इसमें किसी भी व्यक्ति की आय, वार्षिक वेतन, आय से मतलब वार्षिक वेतन 50,000 रुपए से अधिक ही होगा। इसलिए अब यहाँ पर हमें ये ध्यान नहीं रखना है कौन विशिष्ट है और कौन अवशिष्ट है, क्योंकि ये भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में बना और बल्कि कारखाना अधिनियम 1948 में बना। और उस 48 में कर दिया गया कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर, उसकी मजदूरी साल में 50,000 रुपए से कम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको विशिष्ट और अवशिष्ट कर्मचारी बताए। विशिष्ट और कर्मचारी बताने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि कर मुक्त अनुलाभ कौन कौन सी है। कर मुक्त अनुलाभ हमारे वो सभी कर्मचारियों के, चाहे वो विशिष्ट हो और चाहे अवशिष्ट हो। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कार की वैल्यू का मूल्यांकन कैसे होता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं अभी कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त है। सुविधाएं तो मिलती हैं लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है। तो सबसे पहले चिकित्सा सुविधाएं, अगर चिकित्सा सुविधा मिलती है तो इसकी वैल्यू नील होती है। दूसरी, व्यापारिक स्थल पर या कार्यालय में नाश्ते की सुविधा, अगर जहां पे साइट हमारी चल रही है, ऑफिस है, वहां पर कर्मचारी को नाश्ता दिया जा रहा है तो उस नाश्ते की सुविधा का मूल्य 0 होता है। दूसरा, कार्यस्थल पर रहने की सुविधा, अब कार्यस्थल पर रहने की सुविधा, कभी कभी क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो वहीं रहकर किए जाते हैं, वहीं रहकर ही आप कार्य का निस्तारण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस सुविधा का मूल्य भी कैसा होगा, 0 होगा, यानी कर मुक्त होगा। दूसरा, यातायात की सुविधा, अब यातायात की सुविधा भी दी जाती है कर्मचारी को, नियोक्ता प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में रहने के स्थान से लेके और सेवा के स्थान तक, आपने देखा होगा कि बसें जाया करती हैं, साहब फला कंपनी की बस जा रही है, उसमें बैंक की जा रही है या किसी अच्छी कंपनी कंसर्न होती है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं कि जहाँ से कर्मचारी रहता है वहाँ से लेके अपने ऑफिस तक, अपने गंतव्य स्थान तक, और शाम को फिर वापस जाती है। तो इस सुविधा का मूल्य 0 होता है। और रिफ्रेशर कोर्स, अब रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है, यदि कर्मचारी कोई रिफ्रेशर कोर्स की फीस अदा करता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाई जाती है, हमारे स्किल्ड नहीं होते हैं, यानी कुशलता को बढ़ाने के लिए उन्हें हम ट्रेनिंग दिलवाता है नियोक्ता अपने कर्मचारी को, तो उस पर जो खर्च होगा वो पूर्णतया कर मुक्त होता है। और इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार सुविधा का मूल्यांकन, कि कार सुविधाएं दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि जज हैं, डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, इनको कार सुविधा दी जाती है, और उस सुविधा का मूल्यांकन कैसे करें
लोग सोचते हैं कार फ्री में मिल रही, नहीं, उनकी इनकम में जोड़ी जाती है, उस पर भी टैक्स लगता है, उस सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद, देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।